नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा होने वाला है। दिल्ली से आज यूरोप रवाना होंगे सीएम सोरेन। स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि विदेशी निवेशकों को झारखंड आने का न्योता भी सीएम सोरेन की तरफ से दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा होने वाला है। स्पेन जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, वहां पर निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद उन्हें झारखंड आने का न्योता भी देंगे। लगातार दूसरे टर्म में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आज से 27 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उद्यमियों को राज्य में निवेश के अवसरों और लाभों के बारे में जानकारी देंगे। और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना और स्वीडन भी जाएंगे। आपको बता दें कि माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। कृषि के क्षेत्र में भी विकास और सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। और 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी और इसके बाद 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधि मंडल के साथ वापसी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, हेमंत सोरेन का ये विदेश दौरा कितना अहम माना जा रहा है और आने वाले वक्त में झारखंड को इससे कितना लाभ होगा? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी टीम के साथ, अधिकारियों के साथ झारखंड के सपनों को लेकर यूरोप के लिए निकले हैं। जाहिर है कि यूरोप में जब वो जाएंगे तो उन्होंने 2 ऐसे देशों का चयन किया है जो वास्तव में झारखंड के लिए काफी फलदायक साबित हो सकते हैं, स्पेन और स्वीडन। क्योंकि इस बार जब मुख्यमंत्री गए हैं तो विदेशी निवेशकों को न्योता तो देंगे ही, साथ में जो माइनिंग सेक्टर से जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं जिससे झारखंड माइनिंग की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम की टीम बैठक करेगी और झारखंड में नए अवसरों को तलाशेगी। जाहिर है कि एक लंबा रोड मैप, एक होमवर्क किया गया है ताकि किस तरह के निवेशकों को हम झारखंड बुलाए ताकि झारखंड का भला हो, झारखंड का फायदा हो। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि सीएम को और जो उनकी टीम है उनको वास्तव में झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी निवेशक कंपनियां यहां आएंगे तो उन्हें सबसे पहले लैंड मुहैया कराना, बुनियादी सुविधाएं, ढांचा मुहैया कराना, तमाम चीजों की जरूरतें होंगी। तो वैसी स्थिति में जो निवेशक आए तो यहाँ वास्तव में अपने आप को, जो बुनियादी सुविधाएं को लेकर एक ऐसा महसूस करे कि जल्द से जल्द अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो जाहिर है कि सीएम उन्हें भरोसा देने गए हैं, साथ में नए अवसरों को देखेंगे, उनसे बात करेंगे और झारखंड की जो स्थिति है, भौगोलिक डेमोग्राफी है झारखंड की, उसके अनुसार उस परिप्रेक्ष्य बात करेंगे। तो झारखंड के लिए अब जो कुछ होने जा रहा है, जाहिर है कि आप बहुत कुछ अच्छा उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड के भविष्य के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। संजय, देखिए, माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की बात कही जा रही है कि इन दोनों सेक्टर को लेकर के बातचीत होगी, कंपनियों से बातचीत करेंगे। तो क्या कोई जानकारी है कि किन किन कंपनियों से सीएम सोरेन बातचीत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। देखिए, जब माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं, देश की मजबूती भी झारखंड से, चूंकि लॉ आईएएस पे जितना भी जाता है, जिन कंपनियों को आप जहां बात कर लें वो झारखंड से ही जाता है। अगर हम माइनिंग की बात कर लें तो देश भी रोशन होता है आपको झारखंड से ही। तो वैसी स्थिति में खासकर स्पेन की बात करें या स्वीडन की बात करें तो उन्हीं कंपनियों का चुनाव किया गया है जो इसमें खासकर स्टील और माइनिंग में बेहतर और एक्सपर्ट हैं। तो वैसे में कई कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम की जो तारीख तय की गई है उस तारीख के अनुसार बैठक होगी। और बैठक में झारखंड, जैसा मैंने कहा कि देखिए, जब भी कहीं माइनिंग होती है तो एक डेमोग्राफी सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल संजय। और देखिए, ये दोनों बेहद ही अहम माइनिंग और स्टील सेक्टर को लेकर के सीएम सोरेन बात करेंगे। कृषि को लेकर के भी बातचीत होगी। संजय हमें जानकारी देते, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और देखना होगा कि इस विदेश दौरे से अब आने वाले वक्त में झारखंड को कितना फायदा होता है। सीएम हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया है। 1.5 साल के अंदर पूरी होने वाली 3 योजनाओं की लिस्ट बनाने के निर्देश भी सीएम सोरेन की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने 2025-26 की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के गुरुवार को राज्य के विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश ये दिया है कि वित्त वर्ष में कम से कम 3 ऐसी फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारे जिन्हें 1 से 1.5 साल के अंदर राज्य की जनता को समर्पित किया जा सके। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन का ये बड़ा निर्देश सामने आया है। सीएम सोरेन अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने। मैं मानता हूं कि झारखंड राज्य में यहाँ के लोग यदि मजबूत होंगे, समृद्धशाली होंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य में मजबूती आएगी।
झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की है। मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी कहूंगा कि पार्टी की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री को ये सुझाव दिए जाएं। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि क्या विभाग महज 3 योजनाओं पर ही फोकस करेगा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में पहले ही हथियार डाल दिया है। में तो जितनी योजनाएं होती हैं सबको एक बजटीय वर्ष के भीतर पूरा करना होता है। अब विभाग की 30 योजनाएं हों या 3 योजनाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ 3 योजनाओं का चयन कर रहे कह रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष के भीतर इसे खत्म किया जाए। तो ये साफ दिखा रहा है कि इन्हें अपने डिलीवरी मैकेनिज्म पर भरोसा नहीं, क्योंकि जो बजट का फंड है वो तो उसी वित्तीय वर्ष लैप्स कर जाता है। तो फिर मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ 3 योजनाओं का चयन क्यों? मुख्यमंत्री जी, हम चाहेंगे कि सरकार ने बजट में जितनी योजनाओं का प्रावधान किया अब सबको समाप्त कराएं। यानी आपने शुरुआत करने से पहले ही हथियार डाल दिए और अब 3 योजनाओं पर आ गए। मंत्री हफीजुल हसन के मार काट वाले बयान पर अब बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हफीजुल हसन मंत्री कम जिहादी ज्यादा है और उन्हें बचपन से ही इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, हफीजुल हसन ने जो बयान दिया उस पर अब बवाल लगातार मचा हुआ है। कल बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया और आज बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हफीजुल हसन मंत्री कम जिहादी ज्यादा है। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मंत्री कम जिहादी ज़्यादा है, चूँकि बचपन से ही इन्हें मारकाट करने की ट्रेनिंग दी जाती है और यही कारण है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आज यही कारण है ना, देश के किसी भी कोने में आप देखिएगा, किसी भी हिंदू का धार्मिक अनुष्ठान क्यों न हो, पथराव कहाँ से होता है? मस्जिदों से होता है। पथराव कहाँ से होता है? सड़क पर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें बचपन से ही यह सिखाया जाता हो कि भाई जो अल्लाह को मानने वाले को छोड़कर बाद बाकी जो भी है वो काफिर है। तो इनका सपना तो कुछ और है, इनका लक्ष्य कुछ है। भारत को गजवाए हिंद बनाने का ये लक्ष्य के लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताए, जहां रिम्स के डायरेक्टर को पद से हटाने पर मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान आया है। कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। सरकार की बातों को नहीं मान रहे थे रिम्स के निदेशक और इस वजह से उन्हें पद से हटाया गया। बता दें आपको कि हाईकोर्ट में जाकर हर बार सरकार को नीचे दिखाने का काम वो करते थे। और ज्यादा पूरी जानकारी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे इरफान अंसारी से जुड़ेंगे कि उनका ये रुख आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होगा। इरफान जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आपने रिम्स के डायरेक्टर को पद से हटाया है, क्या आरोप उनके ऊपर थे? क्या कोई काम में वो गड़बड़ी कर रहे थे, इस वजह से उन्हें हटाया गया? देखिए मैडम, विभाग का इंटरनल मामला है और आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी ने तो मुझ पर जो जवाबदेही दी है स्वास्थ्य विभाग का मैडम, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था को बदलना मेरी प्राथमिकता है, मेरी जवाबदेही है। और आपको मालूम हो कि मैं लैप्सेस बर्दाश्त नहीं करता हूँ। बिल्कुल 3 महीने मैंने समय दिया कि सुधर जाओ, काम करो। और यहाँ हो कह रहा था कि लोग पदाधिकारी आते हैं ऑफिस, बैठते हैं, चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं देते हैं और जिसका सारा जो बदनामी का सारा जो माथा मेरे पे फूकता है। तो मैं विभाग की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और जो लैप्सेस मैंने पाया, आपने देखा 3 दिन पहले जीवी की जो बैठक हुई, पहले तो जो बातें सामने आई मैं मॉनिटरिंग ही कर रहा था और जो गलत चीजों को छिपाने का प्रयास किया गया था, आंकड़े गलत नहीं होते, तो उसको लेकर हमारे विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, सीनियर सेक्रेटरी साहब है हमारे विभाग के,
उनके साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया, मेरे साथ भी मिसबिहेव किया। आप एक डायरेक्टर हो, तो विभाग का एक अंग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग का एक अंग है रिम्स। तो पहले तो आपको हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, और दूसरा है कि आपको 1 साल की जवाबदेही मिली तो आपने क्या किया। ये बताने लगे कि कैबिनेट का जो आदेश है वो मैं नहीं मानूंगा। कैबिनेट जो मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय अगर आप नहीं मानिएगा तो आप कहाँ हैं भाई, कौन है आप, हु आर यू, व्हाई यू आर इन हियर। एक तो आप उत्तर प्रदेश से हैं, वहाँ आप प्रिंसिपल थे, बैक डेट से आप रिटायरमेंट ले लिया, यहाँ आके आप ज्वाइनिंग कर लिए, तो एक साथ 2 कानून नहीं चलता है ना। इरफान जी, देखिए आप उनकी बिहेवियर पे तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि हाई कोर्ट में जाकर के हर बार वो सरकार को नीचा दिखाने का काम करते थे, ये भी आपकी तरफ से कहा गया। तो ऐसा क्या उन्होंने किया था कोर्ट में जाकर के, क्या कुछ दलीलें दी थी या सरकार को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, क्या इसके पीछे की क्या वजह है? जीबी, देखिए मैडम, ये कोर्ट का मामला नहीं, जीबी के बैठक में उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले आते हैं जो वेंडर लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में मुझे जवाब देना पड़ता है। तो मैंने कोर्ट में साफ साफ कर दिया, उन्होंने ये खुद स्वीकार किया, उन्होंने खुद कहा कि 9 साल तक तो स्वास्थ्य का कोई काम हुआ ही नहीं है। तो एक डायरेक्टर अगर विभाग की बदनामी करता है तो इससे बड़ा लैप्सेस और क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं नहीं चलने दूंगा। आप देख लीजिएगा, मैं ग्राउंड लेवल से स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधार रहा हूँ और आपको राज्य में स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। सदर हॉस्पिटल में सुधार हो गया है, रिम्स में व्यापक सुधार चल रहा है, हर जगह, चाहे छोटे स्वास्थ्य सब सेंटर से लेकर बड़ा रिम्स तक हो। तो मैडम मैं अच्छा काम कर रहने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैंने कहा जो पदाधिकारी काम करेंगे मैं आई विल गिव द रिवार्ड। अगर आप नहीं करोगे तो छोड़ दो, स्वेच्छा से छोड़ दो, लेकिन करप्शन मुक्त मेरा स्वास्थ्य विभाग होगा एकदम। कोई गोपनीयता, ये लोग क्या करता था, ऑफिस में बैठ के गोपनीयता आप लीक कर रहे हो। कोई विधायक चाहे मांग लिया फाइल, उसको मीडिया में चला दिया। अरे बदनामी तो झारखंड की हो रही है ना, बदनामी तो स्वास्थ्य विभाग की हो रही है। तो मैंने एक कहा स्टेप लिया है मैडम। बिल्कुल इरफान अंसारी जी, और एक और सवाल था मेरा कि अब तो क्योंकि रिम्स के डायरेक्टर को पद से हटा दिया गया है, तो अगली जो बहाली होगी वो कब तक होगी डायरेक्टर की? देखिए मैडम, अभी तो मैंने दिया है कि अभी उनकी जगह पर तत्काल में एक बहाली कर लिया हूँ मैडम, आज ही नोटिफिकेशन निकल जाएगा। दूसरा ये है कि अभी तो अतिरिक्त प्रभार मैंने दिया है, 2-3 महीने में फिर जो आवेदन आएंगे, जो एप्लीकेशन आएंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। लेकिन मेरा ये मोटो है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो और लोग अप्रिशिएट करें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और हाँ वो इरफान अंसारी जी, दिख भी रहा है कि जब से आपने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाला है, औचक निरीक्षण की जा रही है और बहुत सारी सुविधाएं भी देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में और भी स्वास्थ्य विभाग अच्छा करे, ऐसी उम्मीद हमें भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इरफान अंसारी जी। और इसी बीच आपको और एक और बड़ी खबर बताएं, जहां रिम्स निदेशक पद से मुक्त किए गए हैं। 31 जनवरी 2024 को बने थे निदेशक और सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे डॉक्टर राजकुमार। बता दें आपको कि व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे थे। रिम्स जनरल बॉडी की मीटिंग में की थी इस्तीफे की सिफारिश, तो रिम्स निदेशक से खुश नहीं थे सरकार और जनरल बॉडी की मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री और सचिव से हुई थी नोकझोंक। तो स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में सुनवाई की है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई में देरी पर चिंता उन्होंने जताई है और कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होने वाली है। वहीं एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून की। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है और इस दौरान स्थिति यथावत रहेगी। कांग्रेस इसे विपक्ष की एक बड़ी जीत मान रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के इस उत्साह को जल्दबाजी बताया और कहा कि कहीं पासा पलट न जाए।
जिनके लिए वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किए गए हैं, क्या उनको ये कानून स्वीकार है? क्या उनकी राय संशोधन के दौरान ली गई थी? ये एक बड़ा सवाल है देश के सामने, और इन्हीं सब बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि आप इस पर अपना जवाब प्रस्तुत करें, और तब तक स्थिति यथावत रहेगी, पूर्व की तरह रहेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और केंद्र की सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन किए हैं। देखिए, कोई जीत कोई हार नहीं। अभी तो सुनवाई शुरू हुई है, और सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामले में जानकारियां चाहिए थी, तो 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा था। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई 1 हफ्ते तक जो नियुक्तियां होनी या कुछ होनी है वक्फ बोर्ड के नए संशोधन एक्ट के अनुसार, वो हम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने खुद से इस बात को कहा, और 1 हफ्ते की सुनवाई के बाद ही जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाए तो इस पर आगे आदेश पारित होगा। तो इसमें जो विपक्ष तालियां बजाकर और पटाखे फोड़ रहा है, मुझे लगता है ये जल्दबाजी है, कहीं पासा उलट ना जाए। और सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि झारखंड सरकार में अपराध अपने चरम पर है, बच्चों से लेकर के व्यापारियों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन ऐसी आपराधिक घटनाएं पूरे समाज को शर्मसार कर रही है। तो देखिए, ये एक्स पर पोस्ट सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे की तरफ से लिखा गया है। निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है, और उन्होंने सीधे सीधे सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है अपराध को लेकर के। और देखिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद मंत्री सिंह ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और देश और समाज की खुशहाली की कामना भी की। और इस दौरान मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देवघर गए हुए हैं मंत्री, और देखिए किस तरीके से वो वहां पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। ललन सिंह पहुंचे हैं देवघर, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देश और समाज में किस तरीके से सुख शांति समृद्धि हो, उसको लेकर के उन्होंने कामना भी की है। तमाम पंडित भी वहां पर आपको इस वक्त तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे होंगे। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो मौसम से जुड़ी हुई भी आपको बड़ी खबर बताएं। झारखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ठनका गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। 22 अप्रैल तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। 20 अप्रैल को सभी जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। 21 अप्रैल को हल्के से मध्यम बारिश होने की आसार भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 23 अप्रैल से मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम के मिजाज पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का असर रहने वाला है। बता दें कि 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक राज्य के तकरीबन सभी जिलों में बारिश होगी, वज्रपात होगा, ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही किसानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि पारा इस दौरान थोड़ा सा नीचे रहेगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, किसान परेशान रहेंगे, लेकिन घरों में एसी चलना इस दौरान बंद रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि अभी जिस तरीके से मौसम है रांची का या अन्य जिलों को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, क्या कहेंगे? ये हमारा कहना यही है कि जो मौसम की गतिविधि है ये सुखद नहीं है। झारखंड वासियों के लिए ये सुखद इसलिए नहीं है कि सबसे ज़्यादा इससे हमारे किसान भाई परेशान हैं। बहुत से किसानों की फसल इस समय खेत पे है। अगर वज्रपात होता है तो वो किसान बेचारे गरीब हो जाएंगे, अन्न उनका घर तक नहीं पहुंचेगा। यद्यप शहर वासियों को थोड़ा सा गर्मी से राहत है, परंतु शहर वासियों के राहत भर से कुछ नहीं होगा। हमें अपने किसान भाइयों को और भी देखना है। सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है। आपका कहना है कि शहर को भले राहत हो, ग्रामीण इलाकों की सेहत खराब हो रही है। बहुत खराब है, किसान भाई सब बहुत परेशान हैं। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि 22 तारीख तक विशेष सावधानी बरतें। जो भी उनका अनाज अभी खेत पे है तुरंत उसको अपने घर के अंदर करें। अभी करते क्या हैं?
हम रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और इस समय यहाँ पे मोराबादी में आए हुए हैं। अच्छी सलाह किसानों को दे रहे हैं, मौसम से बचने को लेकर बता रहे हैं। मौसम से बचने के लिए किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले अपने फसल को किसी भी तरह से घर के अंदर करें। देखिए, आसमान का रंग बता रहा है कि फिलहाल 22 अप्रैल तक स्थिति शांत नहीं रहने वाली। बादल गड़बड़ा रहे हैं, बादल बार बार इशारा कर रहे हैं कि मौसम शांत नहीं रहेगा। भले ही आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन खेतों पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बोले सर मौसम का जो असर है क्या कहेंगे? आम लोग के लिए तो थोड़ा सा राहत मिला है, लेकिन बहुत ही ख़राब है। इससे किसान लोग को बहुत हानि पहुंच रही है, क्योंकि बहुत सारे फसल अभी खेत में पड़े हुए हैं, तो सारा फसल बर्बाद हो जा रहा है और उसका कहीं कहीं ना प्रभाव तो आम लोग को पड़ेगा ही, तो फसल बर्बाद होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि जब भी आसमान का रंग बदलेगा तो जान लीजिए ज़मीन का ढंग भी बदलेगा, और वैसी स्थिति में किसानों के लिए राहत भरी खबर नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।